बच्चों, आज हम इकाई 8 जीवों में श्वसन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है, सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक में छोटे छोटे बाल रोए होते हैं जो रोगाणुओं, धूल के कण को अंदर जाने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर जाने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित रखती है। नाक हवा को अंतः श्वसन मतलब में नमी प्रदान करती है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें। बच्चों, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हम रोए कहते हैं। ये धूल गंदगी को रोकते हैं और जो हवा होती है उसके तापमान को भी नियंत्रित रखते हैं। तो अब यही काम नहीं होगा। देखिए लिखा क्या जाएगा, मुंह से सांस लेने में रोगाणु, धूल के कण अंदर जाएंगे और तापमान अनियंत्रित रहेगा। इसका मतलब हुआ कि मुंह से सांस लेना हानिकारक है, इसीलिए हम सांस नाक से लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब है जुखाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। बच्चों, जब हमारे जुखाम होता है तो फेफड़ों या वायु मार्ग में बलगम होने से हवा को अंदर और बाहर जाना मुश्किल होता है, इसीलिए जुखाम के समय हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है वातावरण को ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचाना, अंतः श्वसन तथा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अंतः श्वसन मतलब हवा को अंदर ले जाना, उच्छ्वसन मतलब हवा को बाहर लाना। इन दोनों को जब मिला देंगे तो उसको कहेंगे श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से अंदर ले जाना निःश्वसन या अंतः श्वसन है, और बाहर लाना, तीर जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो बाहर लाना, उच्छ्वसन या निःश्वसन है। निःश्वसन बच्चों ध्यान रखिएगा, आपकी जैसे पाठ्य पुस्तकों पर लिखा होता है निःशुल्क, यानी शुल्क छोड़ दिया गया, उसी तरीके से निःश्वसन मतलब बाहर हवा छोड़ दी गई। अब देखिए जरा सोचिए, मछली, काकरोच, केचुए में तो नाक नहीं होती, ये तो तब सांस किससे लेते होंगे। तो बच्चों हम आपको बता दें, जो मछली होती हैं वो गलफड़ से सांस लेती हैं, जिनको हम इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। काकरोच श्वसन रंध्रों से सांस लेता है, जिसको इंग्लिश में बुक लंग्स कहते हैं। और केचुआ दो चीज़ों से सांस लेता है, फेफड़ों से भी और त्वचा से भी। त्वचा से जब लेता है जब वो पानी में होता है, और फेफड़ों से सांस तब लेता है जब वो स्थल पर होता है, क्योंकि केचुआ उभयचर जंतु है। अब देखिए आइए सुमेलित कीजिए। कैसे सुमेलित करेंगे, यहाँ पर मछली को गिल से जोड़ देंगे, काकरोच को ट्रैकिया या बुकलंग या श्वसन रंध्रों से जोड़ देंगे। यहाँ ट्रैकिया लिखा तो आप ट्रैकिया जोड़ दीजिए, और केचुआ त्वचा से सांस लेता है। अब आ जाइए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखिए। अब यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है ये श्वसन तंत्रिका है, पूरा श्वसन तंत्र है, और इसको हम ग्रसनी बोलेंगे। और ग्रसनी आगे आकर के ये जो नली है बच्चों, इसको हम श्वास नली कहते हैं। ये श्वास नली आगे आकर के और महीन नलियों में विभाजित हो जाती है, जिनको हम श्वसनियाँ कहते हैं। तो जो महीन महीन है वो श्वसनियाँ हैं, जो ये एक नली आ रही है ये श्वास नली है, और जो ऊपर है वो ग्रसनी है। इस तरह से अब अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त वायु अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक तथा उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों का विखंडन करती है। मतलब जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है भोज्य पदार्थों में तो उसको वहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी श्वसन की क्रिया कोशिकाओं होती है, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और इसमें क्या गलत है क्या सही है, एक श्वसन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। नासा द्वार, जिनको हम नासा छिद्र कहते हैं, आगे जाकर के नासा गुहा। अब बच्चों हम इस चित्र से समझ सकते हैं
यहाँ पर जो छोटे छोटे हमारी नथुने होते हैं उनको हम कहते हैं नासा छिद्र। आगे आकर के ये है नासा गुहा, फिर और आगे आ जाइएगा ग्रसनी, यानी ये नासा छिद्र, ये नासा गुहा, ये ग्रसनी, और आगे आएंगे तो ये श्वसन नली, और आगे आएंगे तो ये श्वसनियाँ हो जाएंगी। और ये सब श्वसनियाँ जा करके कहाँ खुल जाती हैं, कहाँ ऑक्सीजन को छोड़ती हैं? फेफड़े में। ये पूरी हवा फेफड़े में आती है, फिर ऑक्सीजन आगे जाएगी। ठीक है, तो पूरी हवा जो बाहर से ली थी वो फेफड़ों में आ गई है। अब यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है, आइए इसको देखते हैं। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित हो जाता है। बिल्कुल सही बच्चों, ये आपने इससे पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण के बिल्कुल उलट ये क्रिया होती है, तो ये सत्य है। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया, बिल्कुल सही। फिर श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती बच्चों, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। जो श्वसन है उसमें ऊर्जा नहीं खर्च होती है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, हाँ इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। आपकी पाठ्य पुस्तक में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में अंतर दिया हुआ है, उसको जाके ध्यान से पढ़िएगा। मास्टर जी ने ललिता 12 वर्ष की है, उसका छोटा भाई 1 साल का है, उसके पिताजी 35 साल के हैं और उसकी दादी 65 वर्ष की हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती हैं? बच्चों ये स्टॉप वॉच की मदद से हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ये कॉलम मिलाना है आपको, तो नवजात शिशु वाला कॉलम हमने बच्चों यहाँ मिलाने में हो सकता है आपको जब मिला के देते तो आप ना समझ पाते कि किसका कौन सही है, तो हमने यहाँ साइड में भी लिख दिया है कि नवजात शिशु 30 से 60 बार, स्कूल का छात्र जैसे आप लोग हैं 18 से 30 बार, वयस्क जैसे आपके वहाँ के शिक्षक होंगे वो 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। अब यहाँ पर वृद्ध जो है वो 25 से 30 बार, जो आपके घर में दादी बाबा हैं उनकी श्वसन दर इतनी है। फिर देखिए आगे है, मास्टर जी ने ललिता से कहा एक छोटा गुब्बारा ले लो बेटा और एक बड़ा गुब्बारा ले लो, दोनों गुब्बारों में हवा भरो और दोनों गुब्बारों में को एक ही समय पर छोड़ दो ताकि उनमें से हवा निकल जाए। तो देखोगे फिर किस गुब्बारे से जल्दी हवा निकल जाएगी। इसी तरह से हमारे फेफड़े भी कार्य करते हैं हवा भरने और छोड़ने का। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख के आपको दिया है कि जिस तरह छोटा गुब्बारा जल्दी भरेगा और जल्दी हवा भी उसमें से निकलेगी, उसी प्रकार छोटा बच्चा सांस लेगा भी जल्दी और छोड़ेगा भी जल्दी, इसीलिए उसकी श्वसन दर सबसे अधिक होती है। देखो बच्चों आपने नवजात शिशु में कितनी लिखी, 30 से 60 बार, क्योंकि उसका शरीर छोटा होगा तो फेफड़े भी छोटे होंगे। इसी तरीके से बड़ों का फेफड़ा बड़ा होगा और उनमें देर से वायु अंदर भरेगी और देर से बाहर जाएगी। तो गुब्बारे की तुलना हमारे फेफड़ों से की गई है। क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करता है? भाई बच्चों देखो, मिट्टी की गुड़ाई इसलिए करता है, एक तो मिट्टी एकदम जम जाती है, हाँ, तो उसमें देखिए लिखा क्या है इसको देखते हैं, ताकि मिट्टी में वायु आसानी से जा सके, इसीलिए गुड़ाई करता है। गुड़ाई करने पर क्या होता है, मिट्टी के ढेले जितने छोटे और भुरभुरे होंगे उनमें महीन महीन नलियां बन जाएंगी, उनको केश नली कहते हैं, उतनी ही अधिक हो जाएंगी, और जितनी केश नलियां अधिक हो जाएंगी उतनी ही हवा अंदर जाएगी, जिससे पौधे को अच्छी तरह से मिल पाएगी। सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है और मुंह की भाप गर्म होती है। कम ताप के कारण वायु, अच्छा हाँ प्रश्न था, क्या कारण है कि सर्दियों से हमारे मुंह से भाप या वाष्प निकलती है? तो सर्दियों में बाहर का तापमान कम होता है और हमारे मुंह की भाप गर्म होती है। कम ताप के कारण वायु जमने लगती है, जो कि हमें भाप के रूप में दिखाई देती है। तभी लगता है बच्चों हम लोग
जैसे भाप निकाल रहे हों। मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, क्यों? मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है। फेफड़े जल में फेफड़े जो होते हैं, मनुष्य के फेफड़े, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता। पेड़ पौधों के निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती है? बच्चों, पेड़ पौधों में भी श्वसन की क्रिया होती है, जैसे हम लोग दिन रात सांस लेते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए विभिन्न जैविक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किससे मिलेगी? जब वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेंगे। इसीलिए वो भी दिन रात ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान रखना होगा कि दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, वो अपने भोजन बनाने के लिए लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सांस लेने के लिए वो दिन रात लेते हैं। अब है प्रश्न, जम्हाई आने का कारण लिखिए। बच्चों, कभी कभी हम लोग बैठे होते हैं और बार बार जम्हाई लेते रहते हैं। देखिए, इसका कारण क्या हो सकता है? थकान हो सकती है, ऊब हो सकती है, जागना हो सकता है उसके घर में शादी ब्याह हो तो ज़्यादा जागा हो तो जम्हाई आ रही हो, या किसी बात से लेकर के तनाव हो, तभी जम्हाई ज़्यादा आती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो काष्ठी तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होता है, अतः उसमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? तो श्वसन के लिए लेंटिकल्स व रंध्र होते हैं, यानी लेंटिकल्स व रंध्रों से श्वसन करते हैं। मेढक एक उभयचर प्राणी है, वह जल और स्थल दोनों पर रहता है। वह दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार से सांस लेता है? मेढक जल में त्वचा से और थल पर फेफड़ों से सांस लेता है। अब यहाँ पर एक देखिए चित्र बना हुआ है, यहाँ फेफड़े हैं और ये दिखाया गया है बाहर की वायु में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है उसको दिखाया गया है। जो बच्चों हम लोग बाहर से हवा लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया गया है। कुछ बुक्स में 0.03% दिखाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही, इसीलिए अब 0.04% दिखाया गया है। ये फेफड़ों में जाती है, लेकिन जब बाहर आती है तो ऑक्सीजन जो 21% ली थी वो पूरी की पूरी बाहर नहीं आती, या पूरी की पूरी अंदर नहीं रह जाती। उसमें से ऐसा समझिए 17% बाहर आ जाती है। जो 4% इसमें कम हुआ वो अंदर रहती है फेफड़ों में। अब 4% जब ऑक्सीजन अंदर रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आती है वो गई तो थी 0.04%, लेकिन वापस आई तो ये वाला 4 जो है वो इसमें जुड़ जाता है, यानी 4.04% वापस आती है। तो आप मोटे मोटे शब्दों में ये लिखिएगा। यहाँ तो हमने जोड़ घटाया, लेकिन इन सब से आप नहीं जल्दी समझ पाएंगे, ये सीधी बात आप समझ लेंगे कि यहाँ 21 गई थी, 17 वापस आई, जो 4 रह गई वो इसमें जुड़ गई और जुड़ करके बाहर आ गई। अब देखिए अंतः श्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। उच्च श्वसन में यानी बाहर निकालने में उच्च श्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नहीं बच्चों, अभी देखो ऊपर हमने बताया केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, जो गैसें जाती हैं वो सभी वापस आती हैं, लेकिन बस उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। वही हमने यहाँ पर लिखा है। O2 मतलब ऑक्सीजन 17% बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4.04% बाहर आती है। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए।